Good morning, students. In our last lecture, we had a discussion on the chemical properties of alcohols involving the cleavage of COH bond. Today, we are going to discuss about the important chemical properties of phenols. Students, आपको पता है कि फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें OH ग्रुप एज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. सो बिफोर गोइंग इन डिटेल अबाउट the important chemical properties of phenol, that is electrophilic substitution reaction, we first have to take here कि whether intact OH group is activating or deactivating, as well as we have to take here the directing influence of OH group toward the electrophilic substitution reaction. So students, let us take at first the activation or deactivation effect of OH group toward the electrophilic substitution reaction. Students, तो मैंने आपसे बात बताई थी आपको कि सिचुएशन अगर लेना हो आपको कि आपको जब कभी भी ये शो करना पड़े कि ग्रुप जो इंटैक्ट है बेंजीन रिंग के साथ, उसका इफेक्ट एक्टिवेशन का होगा या डीएक्टिवेशन का होगा, इसको जानने के लिए आपका जो ग्रुप OH लगा हुआ है इसके रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में बात करिए. यू मस्ट हैव टू केयर अबाउट द रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप इंटैक्ट विद द बेंजीन रिंग हियर. तो स्टूडेंट्स, ये लग रहा है आपको पता है इसके बारे में कि आपका जो OH ग्रुप होता है इसका पॉजिटिव आर इफेक्ट होता है, नहीं पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है. अगर पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा तो पक्की है इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन बेंजीन रिंग. और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ाएगा तो पक्का इट एक्टिवेट्स द कंपाउंड, इट एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो नो डाउट, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप, beta OH group is said to be an activating group toward the electrophilic substitution reaction. It is an activating group. So whenever you have to show whether the group is activating or deactivating, you must have to explain the fact in terms of the positive R or negative R effect of group intact with the benzene ring. In your case, since OH group intact has plus R effect, no doubt you can say here it increases the electron density in the benzene ring. That is why it must be an activating group toward the electrophilic substitution reaction. After that, बेटा दूसरी बात जो आपको करनी है, ये जो ग्रुप इंटैक्ट है इसका जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होगा, डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस जो होगा उसकी बात करनी है. बेटा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि जो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको ये कौन सी पोजीशन बेंजीन रिंग में देगा. जैसे आपको पता है कि जो ग्रुप इंटैक्ट होता है इसके दो पॉसिबल डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस होते हैं. कुछ ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, कुछ मेटा डायरेक्टिंग होते हैं. बट फर्दर आपको करना क्या होता है, इसमें जो डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस है it should also be explained in terms of plus R or negative R effect of group intact, as a result of which the lone pair of electron suffers delocalization, which results increasing electron density
at certain points of benzene ring and decreasing or increasing electron density at some other point here. कहने का मेरा मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन में जो डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस होता है, इसमें करना क्या होता है कि आपकी जो ग्रुप इंटैक्ट है, अगर वो उसके लगने से आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके बेंजीन रिंग के कुछ पोजीशन पे बढ़ती है, तो जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी पक्का कहोगे वो उस ग्रुप का डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस है। जैसे देखो, केयर करो, अगर मैं आपसे बात करूं कि बेटे ये ग्रुप आपको पता है ये ग्रुप प्लस आर का है, अगर प्लस आर का ग्रुप होगा तो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेट कॉन्जुगेटेड विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट कॉन्जुगेटेड विद द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग। और असर क्या दिखाई पड़ेगा? असर ये दिखाई पड़ेगा कि आपके बेंजीन रिंग के जो ये पोजीशन है, जिसको इसके रिस्पेक्ट में आप आर्थो बोलते हो, ये पोजीशन जिसको आप पैरा बोलते हो, ये पोजीशन जो कि अगेन आर्थो है, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी। इंक्रीज तो सब में करेगी, लेकिन रिलेटिवली जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू इन पोजीशंस पे हाई मिलेगी। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोफाइल होगा दैट मस्ट प्रेफर दिस पोजीशन। दैट इज वाई आप कहते हो कि ये जो ग्रुप इंटैक्ट है दैट हैज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, अगर बात किया जाए यहाँ पर, तो इसके लिए क्या करना होता है आपको? इसके लिए इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन शो करना आपको है। तो जब बेटे ये इलेक्ट्रॉन जब डीलोकलाइज होगा यहाँ पर, इसको ऐसे समझिए, तो आपकी जो पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको बताएंगी कि किन किन पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है। जैसे ये है OH है, वी हैव 1 2, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हुआ तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डीलोकलाइज होगा, असर ये होगा कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आएगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बेटे एक्वायर करेगा, और इस पाई बॉन्ड का जो एडजेसेंट पाई बॉन्ड है इसका हेटेरोलिटिक क्लीवेज होकर के इस आपके आर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो बात अगर समझिए आप इसको, तो कैन से हियर दिस इज OH हियर, तो बेटे एक डीलोकलाइज हो गया तो एक बचा, यहाँ आया नेगेटिव चार्ज हुआ, यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, दिस इज हियर, दिस इज हियर। तो अब देखिए एक आपके पास एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनी जो बताती है कि इसके जुड़ने से क्या हुआ कि ये पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच हो गई है। लाइकवाइज बेटे ये जो इलेक्ट्रॉन जो पेयर आया है पाई इलेक्ट्रॉन के क्लीवेज के थ्रू एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन पे शिफ्ट होगा, डीलोकलाइज होगा, और आपको अब आपकी पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी। तो इन दिस वे यू हैव डबल बॉन्ड OH, this is here plus this is double bond here, negative charge is present over this position। अगेन आप केयर करो, इसको फिर से करो, अगर फिर बेटे इसका डीलोकलाइजेशन इस पोजीशन पे होगा, ये फर्दर यहाँ डीलोकलाइज होगा, तो असर क्या हो गया? यहाँ पर जो हुआ इस डीलोकलाइजेशन के थ्रू क्या हुआ, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड आया, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाते, ये हुआ OH पॉजिटिव हो गया। लाइकवाइज अगले में जो होगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा, फिर से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है दैट ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और आपके पास बेटे ये स्ट्रक्चर मिल जाएगी। ये स्ट्रक्चर जो मिली हुई है डेफिनेटली आप कह सकते हो कि अब आपके पास ये सिचुएशन बन गई। तो समझिए जरा यहाँ पे व्हाट हैपेंड इन ऑल दिस केसेस हियर। दिखाई पड़ रहा है, आप स्ट्रक्चर सेकंड को देखो, आप स्ट्रक्चर थर्ड को देखो, आप स्ट्रक्चर 4 को देखो, तो आपको लग रहा है कि जो आपका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है OH ग्रुप का, जब वो बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो रहा है तो आपके बेंजीन रिंग की ये 3 पोजीशन O के रिलेटिव, O के रिस्पेक्ट में, मतलब आर्थो और पैरा पोजीशन, दिस बिकम इलेक्ट्रॉन रिच। इफ दिस become rich in electron, no doubt the incoming electrophile prefer this position for electrophilic substitution reaction। That is why हम कहते हैं कि ये जो हमारा ग्रुप OH है
इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए बेटे जो डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस होगा दैट शुड बी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सो नो डाउट आप कह सकते हैं कि फ्रॉम ऑल द डिस्कशन इट इज क्लियर दैट कि OH ग्रुप एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है और इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट लेट अस कंसीडर द इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फेनॉल्स हियर। तो आपको 11th में आइडिया दी गई है कि जो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं उसमें हैलोजिनेशन है, आपका नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। तो लेट अस फर्स्ट कंसीडर द नाइट्रेशन। अब आप देखो जरा, तो नाइट्रेशन में आप बोलते हो कि जब हम लोग बेंजीन रिंग पर जो कार्बन के साथ जो इंटैक्ट H+ है, हाइड्रोजन है, आप ऐसे कर सकते हो जो H+ इलेक्ट्रोफाइल है उसको जब आप NO2+ इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस करते हो तो डेफिनेटली जो चेंज होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको हम लोग नाइट्रेशन बोलते हैं। बेंजीन के केस में जो आपने नाइट्रेशन की वहां पर कंडीशन लगाई थी नाइट्रेशन के लिए, उसमें आप कहा था कि कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड लेना पड़ेगा, आपको सल्फ्यूरिक एसिड लेनी पड़ेगी। लेकिन स्टूडेंट्स, जो हमारा फेनॉल है इसके नाइट्रेशन की 2 कंडीशन है और ये दोनों कंडीशन ये बताएंगी आपको कि नो डाउट फेनॉल जो है इट इज मोर रिएक्टिव और मोर एक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन बेंजीन इटसेल्फ। समझो जैसे वहां पर जो कंडीशन आपने लगाई थी, नाइट्रिक एसिड यूज किया था, सल्फ्यूरिक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया था। स्टूडेंट्स, मैं अगर यहां पे कहूं कि आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से भी इसका नाइट्रेशन आप करा सकते हो, और बेटी दूसरी कंडीशन जो आती है, आप इसका नाइट्रेशन नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेट के साथ भी करा सकते हो। स्टूडेंट्स, ये दोनों कंडीशन क्या बताती हैं कि जो फिनॉल दैट रिक्वायर्ड दैट इज माइल्ड कंडीशन फॉर इट्स नाइट्रेशन हियर। तो पहले क्या करिए, अगर मैं आपसे फिनॉल की बात करूं तो फिनॉल को आप क्या करते हो, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से इसका नाइट्रेशन कराते हो। तो होता क्या है देखिए, जब डाइल्यूट से इसका नाइट्रेशन आप कराएंगे तो चूंकि OH ग्रुप का डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस कैसा है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसलिए आपको क्या मिलेगा, यहां पर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मिलेंगे आपको। एक जो कंपाउंड मिलेगा वो आर्थो नाइट्रोफेनॉल मिलेगा, दूसरा जो कंपाउंड मिलेगा वो पैरा नाइट्रोफेनॉल मिलेगा। सो वन ऑफ द कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड इन दिस रिएक्शन इज आर्थो नाइट्रोफेनॉल। आप इसको कह सकते हो दिस इज आर्थो नाइट्रोफेनॉल, और एक दूसरा कंपाउंड मिलेगा दैट इज पैरा नाइट्रोफेनॉल। दोनों आइसोमेरिक हैं, ये 1 2 3 दिस इज OH हियर, NO2, तो ये पैरा नाइट्रोफेनॉल है। इसमें पता होना चाहिए कि ये जो कंपाउंड पैरा नाइट्रोफेनॉल है इसकी इस रिएक्शन में जो यील्ड होती है वो आर्थो से ज़्यादा होती है। उसके पीछे जो रीज़न होगा, क्योंकि सिंस दिस कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन दिस वन हियर एंड इट्स स्टेबिलिटी अराइजेज ड्यू टू इट्स सिमेट्री। तो ड्यू टू मोर हायर सिमेट्री दिस कंपाउंड has more stability. Since this has a more stability, definitely it is obtained in higher yield during this nitration of phenol with dilute HNO3 here. Students, likewise अगर आप एक काम करिए, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन की बात है जो अक्सर आपसे पूछा जाता है, बेटे ये जो मिक्सचर ऑफ आपके कंपाउंड मिले हुए हैं आर्थो नाइट्रोफेनॉल और जो पैरा नाइट्रोफेनॉल, कहा जाता है these two can be separated थ्रू द स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। इसके बारे में आपने पढ़ा था 11th में कि अगर हमारे पास 2 कंपाउंड ऐसे हों जिनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हों
उनके बॉइलिंग पॉइंट में एक वाइड डिफरेंस हो, तो इस मिक्सचर में जो प्रेजेंट कंपाउंड हैं दिस कैन बी सेपरेटेड थ्रू द स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, आप अगर कोई ये कहता है कि ये दोनों स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से इनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको क्या समझ में आनी चाहिए कि दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट अलग हैं तो नो डाउट आपको क्या शो करना पड़ेगा कि इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है बेटे वो अलग अलग है। बोथ ऑफ द वाइड डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑपरेटिंग हियर। समझिए जरा बेटे, अगर मैं आपसे कहूँ थोड़ा समझ आपको आती हो 11th की आइडिया, तो आप समझेंगे तो ये दिखाई ये पड़ेगा कि बेटे इसमें जो है आपका जो आर्थोनाइट्रोफेनॉल है, इनमें जो आपका OH ग्रुप की जो हाइड्रोजन है और जो NO2 ग्रुप की ऑक्सीजन है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो कंपाउंड में प्रेजेंट दो ग्रुप हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो इस तरह की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसको हम लोग कहते हैं दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको इंट्रामॉलिक्यूलर बोला जाता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि अगर इसको आप देखिए इस वाले में, तो दिखाई क्या पड़ेगा कि ये जो कंपाउंड आपका है जो पैरानाइट्रोफेनॉल है, दिस इज 1 2 3, दिस इज HO, एक ग्रुप NO2 ग्रुप की जो ऑक्सीजन है वो क्या है, दूसरे जो मॉलिक्यूल की OH ग्रुप है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाई हुई है। तो आप कह सकते हो कि यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है इसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आपको पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है इट इज स्ट्रॉन्गर देन, क्योंकि यहां पे एग्रीगेट फॉर्मेशन होता है, कई सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं। और इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल डिस्क्रीट बेटे मॉलिक्यूलर फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, एक एक मॉलिक्यूल अलग अलग एग्जिस्ट करेगा। एक मॉलिक्यूल ये होगा, दूसरा ऐसे होगा, और यहाँ पे क्या हो, मॉलिक्यूलर एग्रीगेट बनेगा। मॉलिक्यूलर एग्रीगेट बनेगा पक्की बात, तो डेफिनेटली बेटे क्या होगा, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो इंटरमॉलिक्यूलर वहाँ पर बॉन्डिंग है उसका मैग्नीट्यूड बेटे वो स्ट्रांग होगा, और यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा डेफिनेटली वो वीक होगा। अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग और वीक है तो नो डाउट इसमें क्या बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा, और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा तो नो डाउट दिस मिक्सचर ऑफ कंपाउंड आर्थोनाइट्रोफेनॉल and paranitrophenol can be separated to the method of steam distillation here. Students, after that जो नाइट्रेशन की दूसरी कंडीशन जरा उसके बारे में बात करिए। नाइट्रेशन की जो दूसरी कंडीशन है उसमें आपको क्या करना होता है कि अपने फिनॉल को नाइट्रिक एसिड से आप क्या करते हो, नाइट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, उसका नाइट्रेशन आप इसकी कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से करोगे। जब आप कराते हो तो देखो यहीं से पता लग रहा है कि आपका ग्रुप कितना हाईली एक्टिवेटिंग है। असर ये होगा कि जब आप नाइट्रिक एसिड का सैंपल यूज करोगे कंसंट्रेट का, तो इसकी आपके फिनॉल की जितनी आर्थो पैरा पोजिशन है दीज साइमल्टेनियसली ऑक्युपाइड बाय द NO2 इलेक्ट्रोफाइल हियर। तो देखो बनेगा क्या, आपको एक ऐसा कंपाउंड मिलेगा जिसकी जितनी आर्थो पैरा पोजिशन है ऑल गेट साइमल्टेनियसली ऑक्युपाइड बाय द NO2 ग्रुप हियर। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे NO2 आएगा, यहाँ पे NO2 आएगा, यहाँ पे NO2 आएगा, और इन दिस वे यू गेट हियर 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल एट द प्रोडक्ट हियर, ट्राइनाइट्रोफेनॉल एट द प्रोडक्ट। और जो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल है बेटे एक एक्सप्लोजिव मटेरियल है, और इसको कमर्शियली जो है इसको हम लोग पिक्रिक एसिड बोलते हैं। इसका जो कमर्शियल नेम, इसका जो ट्रेड नेम है उसको हम लोग पिक्रिक एसिड बोलते हैं। तो पिक्रिक एसिड का मतलब हुआ दिस इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। स्टूडेंट्स, बट समस्या इस मेथड की ये है कि जब कमर्शियल स्केल पर हम पिक्रिक एसिड के प्रिपरेशन की बात करते हैं तो हम इस मेथड का यूज नहीं करते हैं। इस मेथड का यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि
इस मेथड में जो पिक्रिक एसिड की जो यील्ड है वो काफ़ी पुअर होती है। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे जब बेटे पिक्रिक एसिड का प्रिपरेशन करना होता है तो हम लोग एक ऑप्शनल मेथड की बात करते हैं। उसमें किया जाता है कि आपका जो फिनॉल है उसको सबसे पहले आप सल्फोनेशन कराते हो। सबसे पहले उसका सल्फोनेशन कराया जाता है 1 2 3 OH हियर। इस सल्फोनेशन में आपको करना क्या होगा, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते आप हैं, H2SO4 फ्यूमिंग का यूज करते हैं, और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का भी यूज कर सकते हैं आप। जब करेंगे तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कुछ इस फॉर्म का होगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1,3 डाइसल्फोनिक एसिड, इसका नाम लिखा जाएगा। तो दिस इज 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1,3 डाइसल्फोनिक एसिड। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बेटे यहाँ सल्फोनिक एसिड है और ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो नो डाउट इसका नाम अगर आपको एरोमेटिक कंपाउंड की आईपीएसी की आइडिया ठीक से लगती हो तो दैट कंपाउंड शुड बी सेड एज 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1,3 डाइसल्फोनिक एसिड। अब करना क्या होता है, इसके बाद अब तब क्या करिए, इसका नाइट्रेशन कराइए। जब इसके बाद आप कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से इसका नाइट्रेशन कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो सारा जो कंपाउंड मिलेगा वो सारे ग्रुप जो ऑक्युपाइड हैं, जो अनऑक्युपाइड हैं, OH को छोड़ करके गेट रिप्लेस्ड विद NO2, और इन दिस वे यू गेट हियर योर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, जिसको आप कह सकते हो कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज ऑब्टेन एज द प्रोडक्ट हियर। तो स्टूडेंट्स इन दिस वे और ये पिक्रिक एसिड इज ऑब्टेन, बट थ्रू दिस मेथड जब पिक्रिक एसिड सो ऑब्टेन मस्ट हैव हायर यील्ड than the previous method here. Students, after that let us consider another important electrophilic substitution reaction of phenol। बेटे उसको हम लोग ब्रोमिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको बात बताई थी हमने कि ब्रोमिनेशन क्या होता है, जो बेंजीन का H+ इलेक्ट्रोफाइल है उसको Br+ इलेक्ट्रोफाइल से आप रिप्लेस कर दो तो डेफिनेटली वो क्या होगा, आपको जो ब्रोमो डेरिवेटिव उसका मिल जाएगा और फिनॉल का, और उस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन को आप लोग ब्रोमिनेशन बोलते हो। इसके लिए आपको फिर से बताएं कि जो ब्रोमिनेशन है इट कैन ऑल्सो बी कैरीड आउट इन 2 डिफरेंट वेज। मतलब 2 कंडीशन में यहाँ ब्रोमिनेशन की बनती है। एक कंडीशन ये है कि आप क्या करो, फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराओ। दूसरा ये होता है कि इसको ब्रोमीन के साथ इन द सॉल्वेंट ऑफ CH2, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, ब्रोमीन इन CH2 का यूज करिए तो उससे भी ब्रोमिनेशन हो सकता है, और दूसरा ब्रोमिनेशन आप एक्वस ब्रोमीन के साथ भी आप करा सकते हो। तो स्टूडेंट्स एक बात तो क्लियर है एकदम कि जब एक्वस ब्रोमीन का आप यूज करोगे तो जो एक्वस ब्रोमीन होता है वो जो ब्रोमाइड न्यूक्लियोफाइल है, जो Br+ न्यूक्लियोफाइल है, इसके रिलीज को फैसिलिटेट करता है। उसका असर ये होता है कि आपकी जितनी सारी पोजीशन होंगी, आर्थो पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप, पोजीशन ऑफ OH ग्रुप गेट ऑल साइमल्टेनियसली ऑक्युपाइड बाय Br न्यूक्लियोफाइल, Br+ न्यूक्लियोफाइल। इन दिस वे यू गेट हियर 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल एज द प्रोडक्ट हियर। स्टूडेंट्स ये जो कंपाउंड मिलता है दिस इज वाइट इन कलर, whereas in this case जब आप यहाँ पर क्या, कार्बन डाइसल्फाइड एक इनर्ट सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो ये Br+ इलेक्ट्रोफाइल के रिलीज को फैसिलिटेट नहीं करता है। उसका असर ये होता है कि इस केस में आपको आर्थोब्रोमोफेनॉल एंड पैराब्रोमोफेनॉल
are obtained as the product here, so OH and this is Br here. स्टूडेंट्स, ये जो पहला आपने कराया है एक्वस ब्रोमीन के साथ जो आपने कराई है, पता है कि ब्रोमीन का ब्राउन कलर होता है, ब्रोमीन वाटर का। जब आप क्या करोगे फिनॉल के साथ, और फिनॉल क्या है, एक कलरलेस सब्सटेंस है, रिएक्शन कराने पर अगर ब्राउन कलर डिस्चार्ज कर जाए और वाइट कलर वहाँ अपीयर कर जाए प्रोडक्ट का, तो पक्का को द गिवन कंपाउंड मस्ट बी फिनॉल हियर। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हो, ये जो रिएक्शन आपने लिखी है हेलोजनेशन की, ब्रोमिनेशन की, दिस कैन बी यूज्ड एज द डिस्टिंक्शन टेस्ट ऑफ फिनॉल फ्रॉम द अदर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दिस मे बी यूज्ड एज द डिस्टिंक्शन टेस्ट ऑफ फिनॉल हियर। तो ये दिमाग में रखिएगा, आप फिनॉल, आप दूसरे क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आप फिनॉल के साथ अलग करने की कोशिश करोगे, यू कैन यूज दिस मेथड फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ फिनॉल फ्रॉम अदर क्लास ऑफ कंपाउंड। स्टूडेंट्स, now there are some other chemical properties of phenol, that is electrophilic substitution of phenol, but we will take these properties on the next lecture. Thank you.